हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन आई, दैट इज 10th पोर्शन। इसमें अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फर्स्ट की स्टूडेंट है तो आपके पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट है तो आपके पेपर सेकेंड की फर्स्ट यूनिट है। इस टॉपिक का नाम है, मतलब इस टॉपिक का नंबर है, इस यूनिट का ये पार्ट 14th है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पार्ट 6 का ही, मतलब उसी एरा में हुआ है, जब एंटीबायोटिक जहाँ पर लिखा था ना, उसी एरा में इनका काम बताया गया है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑफ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड के थे, स्कॉटिश फिजिशियन एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इंग्लैंड के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश चिकित्सक और जीवाणु विज्ञानी थे। Fleming had been actually interested in searching something that would kill pathogens ever since working on wound infection during the First World War, 1914 to 1918. फ्लेमिंग वास्तव में कुछ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घाव संक्रमण पर काम करने के बाद से कभी रोगजनकों को मार डालेगा खोज में रुचि थी। मतलब उनका भी वही सेम ढूंढना था जो हमारे प्रीवियस मैंने जो आपको एडवर्ड जेनर के बारे में बताया था, वह भी जैसे उन्होंने किसके बारे में खोज की कि घाव को किस तरीके से भरा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि उन्होंने फिनोल यूज़ किया, एंटीसेप्टिक यूज़ किया। उसी जैसा काम में रुचि किनकी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी, कि जल्द से जल्द हम कैसे घाव को भर सके, इसी काम में उनकी रुचि थी। और ये उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था कि ज़्यादातर लोगों में युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा घाव लगे थे, और उस वक्त पर इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी कि किस तरीके से इन घाव को जल्द से जल्द भरा जाए। तो उसी के लिए वह ये वुंड इन्फेक्शन को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे। अब सेरेंडिपिटी ऑफ पेनिसिलम, मैंने यहाँ पर सेरेंडिपिटी क्यों लिखा है? क्योंकि सेरेंडिपिटी एक ऐसा टर्म कहलाती है जिसका मतलब ये होता है कि अचानक से किसी की डिस्कवरी हो जाना। हम यहाँ पर डिस्कवरी इसलिए वर्ड नहीं दे रहे, डिस्कवरी हमेशा एक साइंटिस्ट एक काम के पीछे लगा हुआ था और फिर उसको जाके उपलब्धि मिलती है तो उसे डिस्कवरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पेनिसिलम का सेरेंडिपिटी इसीलिए हो गई क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कुछ और कर रहे थे और उन्हें खोज किसी और की मिल गई, इस तरीके से काम हुआ। तो चलिए स्टार्टिंग से अब हम समझते हैं सेरेंडिपिटी ऑफ पेनिसिलिन किस तरीके से हुआ। इन 1928 फ्लेमिंग वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ फैमिली हॉलीडे। 1928 में फ्लेमिंग फैमिली हॉलीडे से वापस आ रहे थे। बिफोर ही वेंट ऑन हॉलीडे, मतलब हॉलीडे से पहले, जाने से पहले, फ्लेमिंग वॉज वर्किंग विथ अ वेरी कॉमन पैथोजन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फ्लेमिंग एक बहुत ही साधारण पैथोजन पर काम कर रहे थे, वह था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और मैं ये बता दूं, ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आपको अपनी स्किन पर मिलता है, तो इसे आप इजीली आइसोलेट करते हो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को फ्रॉम द स्किन ऑफ योर बॉडी ओनली, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सो Fleming left some glass petri dishes on his lab bench with this bacteria growing on the surface of the solid medium. But one plate looked very different, and when he noticed the plate, he famously said, "That is funny." Okay, क्या हुआ? अब फ्लेमिंग ने अपनी लैब बेंच पर कुछ ग्लास पेट्री डिश की छोड़ी थी जिसमें ये बैक्टीरिया के ठोस माध्यम की सतह पर बढ़ रहे थे, मतलब ग्रो कर रहे थे। उन्होंने फिर से वही सिंपल मीडियम जो हम बनाते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपने अभी तक बनाना नहीं सीखा है कि किस तरीके से बनाना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना चाहिए, तो क्या करते हैं कि एक पेट्री डिश लेते हैं, उसमें हम सॉलिड मीडियम या किसी भी सॉलिड मीडियम या सेमी सॉलिड मीडियम को हम
अच्छे से जमा देते हैं पेट्री डिश में, और उसके बाद हम उस पर ग्रो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये वही सेम काम और वही बहुत कॉमन काम उन्होंने किया था। और उन्होंने क्या किया था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को उसकी मीडिया पर, मतलब जो मीडिया पेट्री डिश में भरा हुआ है, उससे वहाँ पर ग्रो होने के लिए छोड़ दिया था। बट उन्होंने एक प्लेट एक ऐसी देखी जो बहुत ही अलग थी। उन्होंने देखा कि ये प्लेट तो बहुत ही अलग क्यों है, और अचानक से उनके मुंह से निकला दैट इज़ फनी, मतलब ये तो बहुत ही अजीब काम हो गया। द प्लेट हैड बीन इनोकुलेटेड विथ अ डेंस कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो पूरी प्लेट थी बैक्टीरिया की घनी संस्कृति से टीका लगाया गया था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इनोकुलेटेड जो हमारे बैक्टीरिया, पहले हमने इनोकुलम जिसका डाला था पेट्री डिश में, वो बहुत ज़्यादा डेंस कल्चर में वहाँ पर ग्रो हो चुकी थी। बट इट वॉज ऑल्सो कंटामिनेटेड विद द माइक्रोस्कोपिक फंगस दैट क्रिएट अ बिग कॉलोनी ऑन द साइड ऑफ द प्लेट। लेकिन लेकिन यह एक सूक्ष्म कवक से भी दूषित थे, मतलब वो कंटामिनेटेड भी थे। एक अलग, मतलब कवक दूषित कौन से हुए हुए, माइक्रोस्कोपिक फंगस से कंटामिनेटेड भी थे। और उनकी भी, जिसमें प्लेट की एक किनारे एक बड़ी कॉलोनी बनी हुई थी, इनकी भी एक अलग से कॉलोनी बनी। एक मतलब पूरी प्लेट तो किससे घिरी हुई है, स्टेफाइलोकोकस से। प्लेट के एक कोने में अगर हम देखेंगे तो वहां पर कंटामिनेशन आ गया, जिसमें भरा हुआ था माइक्रोस्कोपिक फंगस। What was unusual was the bacteria were not able to grow in the area close to the fungus colony. लेकिन इसमें असामान्य बात यह थी कि कवक कॉलोनी के करीब, मतलब फंगस कॉलोनी के करीब के क्षेत्र में बैक्टीरिया विकसित नहीं हो पा रहे थे, मतलब उसके आसपास की पूरी जगह में बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाए। That was a perfectly visible area surrounding the fungus that was completely free of bacteria. और कवक के आसपास एक पूरी तरह से दृश्यमान क्षेत्र था जो पूरी तरह से बैक्टीरिया से मुक्त था। आज हम इसे अवरोध का क्षेत्र कहते हैं। टुडे वी कॉल्ड एज जोन ऑफ इनहिबिशन। एक ऐसा एरिया सराउंडिंग द सोर्स ऑफ एन एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरियल कॉलोनीज डू नॉट ग्रो। एंटीबायोटिक के स्रोत के आसपास का क्षेत्र जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी विकसित नहीं हो पाती है, उस एरिया को जोन ऑफ इनहिबिशन कहा जाता है। अब इस डायग्राम से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इसलिए देयरफॉर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट अ फंगस, जो कंटामिनेटेड फंगस थी ना, उसी का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, जो प्रोड्यूस करी थी, यही पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस करी थी एक ऐसा सब्सटेंस जो किल कर रहा था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस तो हम अच्छे से जानते हैं कि वो भी खुद पैथोजन है, वो बीमारी फैलाता है। तो फ्लेमिंग हैड जस्ट डिस्कवर्ड एन एंटीबायोटिक एंड एट फर्स्ट ही कॉल्ड द मोल्ड जूस। और इस तरीके से गलती से ही सही, लेकिन फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक को ग्रो कर दिया था, जिनसे उन्होंने सबसे पहला नाम दिया था मोल्ड जूस से उन्होंने उसे नाम दिया था। अब फिगर फर्स्ट में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है और उनकी लेबोरेटरी बेंच बताई गई है। और इस तरीके से एक प्लेट रहती है, उस पर मीडिया डाला जाता है और हम इनोकुलम के द्वारा और हम इनोकुलेशन के द्वारा माइक्रोजम्स को वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। अब सेकंड जो आपको बी पोर्शन में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें देखो, फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड दैट अ कॉलोनी ऑफ फंगस। ठीक है, ये एक प्लेट है, उस पर पूरी जगह कौन सी घिरी हुई है, स्टेफाइलोकोकस से घिरी हुई है। ठीक है, अब इस स्टेफाइलोकोकस ओरियस में, मतलब ये वाले बैक्टीरिया जो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे सेम गुच्छे में जब माइक्रोजम्स पाए जाते हैं उसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस कहते हैं, क्योंकि इनका गुच्छे में आकार रहता है। अब इनके आसपास एक कोने में कौन सी वाली कॉलोनी पाई गई, फंगस की, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन इस पेनिसिलियम नोटेटम के आसपास एक ऐसा एरिया पाया गया कि जो बिल्कुल खाली था, तो इसी एरिया को कहा है जोन ऑफ इनिबिशन। मतलब ये पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहे थे जिस कारण आसपास के जितने भी स्टेफाइलोकोकस ओरियस थे वो किल हो गए, और इस वजह से उनकी जगह खाली हो गई, और इस कारण हमारा एंटीबायोटिक की हमें खोज हो गई। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम
वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जो एंटीबायोटिक मतलब पेनिसिलम नोटेटम के द्वारा जो सब्सटेंस रिलीज किया गया वो था तो एंटीबायोटिक, लेकिन उसका नाम दिया गया पेनिसिलिन। Was later used to treat people suffering from a variety of bacterial infection and to prevent bacterial infection in burn victims among many other applications. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बाद में एक से एक पीड़ित लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। जीवाणु संक्रमण की विविधता और कई अन्य अनुप्रयोगों के बीच जला पीड़ितों में बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने के लिए भी उपयोग हुआ था। इस तरह इन दिस वे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और इस तरीके से सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर दी थी या सेरेंडिपिटी कर दी थी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। However, to this day, Fleming is considered the father of antibiotics. और इसी दिन के कारण उन्हें फ्लेमिंग को एंटीबायोटिक्स के पिता या जनक कहा जाता है। एंड विदाउट हिज डिस्कवरी वी कुड नॉट ट्रीट मैनी इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये भी बता दिया जाए कि अगर ये डिस्कवरी वो ना करते तो आज तक हम किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पाते, उसे ठीक नहीं कर पाते। जो भी बैक्टीरिया के कारण अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसे ठीक नहीं कर पाते अगर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये खोज ना की होती तो। दिस मीन्स दैट विदाउट एंटीबायोटिक्स इवन ए स्मॉल इन्फेक्टेड वुड कुड बिकम फेटल। तो ये अच्छे से हम समझ सकते हैं कि अगर एंटीबायोटिक नहीं होगा तो छोटा से छोटा घाव भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन एडिशन सर्जरी इज मच सेफर विथ एंटीबायोटिक्स। इससे साथ ही साथ हम सर्जरी में भी सर्जरी से ज़्यादा सेफ कौन सी रहती है? एंटीबायोटिक्स, क्योंकि उसमें हमें पर्सन को खोलना नहीं पड़ता, उसे अच्छे से हम डायरेक्ट ही एंटीबायोटिक दे के ठीक कर सकते हैं। एंड पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, जो लोग कम प्रतिरोधक क्षमता के होते हैं लाइक चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल, बूढ़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे, कैन नाउ इजीली रिकवर फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो अच्छे से रिकवर कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। However, बैक्टीरिया आर बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये भी सच है और सत्य है कि एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते जा रहे बैक्टीरिया, विच वॉज ऑल्सो प्रिडिक्टेड बाय फ्लेमिंग इन 1945। फ्लेमिंग ने ये भी बता दिया था कि आप ये मत सोचिए कि आपने एक एंटीबायोटिक निकाला और हमेशा उसी एंटीबायोटिक से आप उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारते रहेंगे। वो सच नहीं है, क्योंकि हमेशा बैक्टीरिया भी अपने आप को बदलता रहता है और अपने आप में एक नई क्षमता लाता रहता है कि जिस कारण वो उस नए एंटीबायोटिक से बच सके। तो ये बात भी उन्होंने अपने नोबेल प्राइज लेने के वक्त पर कही थी। और इस तरह हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।